गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 2 रिमेनिंग हाफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने एक्सेलरेशन तक मैंने आप लोगों को पढ़वा दिया था। इससे आगे जो है ना आपका ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन तक ये 2 पेज हैं, ये कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, आपने जस्ट इसको अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, और इनके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से। इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर ना आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी रिलेट करती है वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से, स्पीड से, ठीक है, और टाइम से। लेकिन इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लेंगे इसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट और इसकी वेलोसिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी है जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, जब ये अपनी जीरो पोजीशन पे थी, जब इसने मूव नहीं किया था तब इसकी वेलोसिटी v आई थी। लेकिन जैसे कि इसने एक सर्टेन पॉइंट तक मूव किया तो इसकी वेलोसिटी vf हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिस्कस करें स्पीड टाइम ग्राफ को, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ को, टाइम, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फिगर कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर गेन इन स्पीड जो है ना हमारी पॉइंट बी टू सी वो इज इक्वल होगी AT के। और अगर हम इनके एरिया की बात करें तो यहाँ पे हमारा एरिया होगा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेकिन अगर हम यहाँ पे अपने एरिया की बात करें, यहाँ पे हमारा एरिया होगा 1/2 t इंटू गेन इन स्पीड एट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन की तरफ। ठीक है, हम देखेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, हमारी इस ट्रायंगल को जस्ट हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ ABC इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC। ठीक है, फर्दर इसको देखेंगे, BC को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। ठीक है, और हमारा AC, ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू OD। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये पता है BC हमारे किसके इक्वल है, B, यहाँ पे आएगा BD, BD हमारा इक्वल है फाइनल वेलोसिटी के, CD हमारा इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी के। CD इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल है, लेकिन B और D एरिया यहाँ पे ज्यादा हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी की इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एरिया ट्रेवल कुछ डिस्टेंस जो है ना वो कवर करेगा। उसके बाद हमारा OD है इज इक्वल टू OD T के। तो हम इन सब चीजों को अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज मिस हो गई है कि ABC जो है ना ये हमारा इक्वल है एरिया, ABC ये एरिया के इक्वल है। ठीक है, एरिया देन फर्दर इक्वल है BC डिवाइडेड बाय AC के। अब हम अपनी इक्वेशन में इन चीजों को पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो BD हमारे पास था VF, CD हमारे पास आया इनिशियल वेलोसिटी, OD हमारे पास है T। ठीक है, तो यहां से हम अपने इक्वेशन को इस तरह निकालेंगे कि A VF माइनस VI। ठीक है, यहाँ से अगर हम अपनी फाइनल वेलोसिटी को निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये है हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्दर चलते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम अपनी नेक्स्ट जो है ना हम अपना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, फर्स्ट इक्वेशन मोशन में हमने जस्ट अपनी इस ट्रायंगल को कंसीडर किया था, लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम अपनी इस दोनों ट्रायंगल्स को जो है ना वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो है ना टोटल डिस्टेंस। ठीक है, इसमें हमने डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू area of
ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये है एंगल ए ओ ए सी डी, ठीक है, और है प्लस ए बी सी, ठीक है। ये हमारे पास दो हमारे ट्राइंगल्स हैं ओ ए सी डी और ए बी सी, इनको हमने कंसिडर करना है बिल्कुल इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है ना एरिया ऑफ ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, ठीक है, इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, ओ ए प्लस ओ डी, ठीक है, ओ ए प्लस ओ डी। अब यहाँ पे अगर हम देखें ओ ए हमारा इज इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी के प्लस ओ डी इज इक्वल है टी। सेकंड देखते हैं हमारा एरिया ऑफ ए बी सी। अब एरिया ऑफ ए बी सी को अगर हम देखेंगे ना, तो इस ट्रायंगल को डिस्कस करते वक्त कभी भी हमने ये नहीं भूलना, क्योंकि ये हाफ डिस्टेंस जो है ना वो बॉडी यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, ठीक है, ए 1/2 ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा ए सी हमारा किसके इक्वल है, ए सी टाइम के, प्लस बी सी किसके इक्वल है, ए टी। समझ आ गया। इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि इस कंप्लीट इक्वेशन की बात हो रही है। अच्छा जी, और इसी तरह जो है ना हमारे ऊपर वाली जो इक्वेशन थी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, क्योंकि एक इक्वेशन की हम बात करें पूरी इक्वेशन की ए बी सी डी और ए बी सी। अब इसको हम देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं, टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी इसको लिख लेते हैं, इसका जो हमारे पास आया था प्लस, ठीक है, ये वाला प्लस ए बी सी। इस ट्रायंगल की बात करें तो इसका हमारे पास आया 1/2 टी इंटू ए टी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह आएगी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2, ठीक है, ए टी स्क्वायर। दो टी है ना, तो इसको हमने कॉमन करके लिख लिया। ये है हमारे पास हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। चलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में हमने जस्ट इस ट्रायंगल को लिया था, सेकंड में हमने इन दोनों को सेपरेटली लिया था, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम अपने ट्रायंगल को लेंगे ओ ए बी एंड डी, ओ ए बी एंड डी। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा होगा इक्वल टू ओ ए, ठीक है, इंटू बी डी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम ओ डी, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके बाद हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, इस तरह 2 को इधर ले जाएंगे, 2s हो जाएगा, ओ ए प्लस बी डी, बी डी, ठीक है, इंटू ओ डी। इस तरह हमारी इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब हम अगर एरिया की बात करें ना, तो हमारा एरिया की जब हम बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे तो एरिया है हमारा इज इक्वल टू, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम एरिया की बात करें, यहाँ पे हमारा जो है ना वो एरिया, यहाँ पे हमारा एरिया है, इस ट्रायंगल का हमारा एरिया इक्वल है बी सी के, लेकिन इस ट्रायंगल में हमारा एरिया इज इक्वल है ओ डी के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों बोथ साइड में हमारे एरिया को जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, ठीक है, यहाँ पे एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड में एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब बी सी और ओ डी हमारा इक्वल है क्योंकि ए के, तो यहाँ हमें भी ये भी तो लिख सकते हैं ना ए, ठीक है, इसकी जगह ए लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ओडी से कट हो गया बी सी, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, ओ ए हम देखेंगे हमारा किसके इक्वल है, वी आई प्लस बी डी हमारा इक्वल है बी एफ के, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी सी हमें पता है बी सी हमारा किसके इक्वल है, इन दोनों वेलोसिटीज के इक्वल, वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2as इज इक्वल टू, जब प्लस माइनस हो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, बी एफ स्क्वायर माइनस आएगा बी आई स्क्वायर। ये है हमारे पास हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास मोशन ऑफ फ्रीली फैलिंग बॉडी, ठीक है, मोशन ऑफ फ्रीली फैलिंग बॉडी। इसमें यह कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी भी चीज को किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से गिराते हो तो क्या वो अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ जमीन पे आती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट एंड ऑब्जर्व इट्स मोशन, ठीक है। उसके मोशन को हमने कंसीडर करना है कि क्या उसकी जो वेलोसिटी वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है जितने टाइम में वो एक हाइट से जमीन तक पहुंचता है, ठीक है। वो कह रहे गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ठीक है, जिसने नोटिस किया था कि जब किसी चीज को एक सर्टेन हाइट से गिराया जाता है तो वो जो है ना वो सेम एक्सीलरेशन उसकी होती है इंडिपेंडेंट टू देयर मैसेज, ठीक है। इसका मतलब ये है उसने वेरियस ऑब्जेक्ट्स को जो है ना एक सर्टेन हाइट से जमीन पे गिराया और उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है, जो कि डिफरेंट मैसेज के थे, लेकिन उसने ऑब्जर्व किया कि सबका जो टाइम है ना वो सेम टाइम है कि कितनी स्पीड से वो जमीन तक आ रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फैलिंग बॉडी, ठीक है, अब वो कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फैलिंग बॉडी आ, तो वो सेम स्पीड से आ रहा है ना जमीन के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट मैसेज के, लेकिन उसने उन सबकी जो है ना एक्सेलरेशन को क्या दिया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये है एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फैलिंग बॉडी, ठीक है। इसको उसने डोनेट किया है जी से। अब वो कह रहे थे जब एक बॉडी जो है ना एक सर्टेन हाइट से जो है ना जमीन तक जब आती है, ठीक है, तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है ना वो है हमारे पास 10 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। जब हाइट से नीचे बॉडी आएगी तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, लेकिन अगर किसी बॉडी को, ठीक है, जमीन से हाइट की तरफ भेजा जा रहा है तो फिर हम इस वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया चैप्टर क्लोज, चैप्टर नंबर 2। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मैं करवाऊंगी एज एग्जांपल, कुछ आप खुद करेंगे। हमारे पास अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी उसने कहा है हमारे पास v है 36 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से वो मूव कर रही है फॉर टाइम t सेकंड्स, ठीक है। कहा है उसने कि फाइंड द डिस्टेंस, ये हमने फाइंड करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले हम अपनी इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर में है ना, ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट करना है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600, ये हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। कोई भी वैल्यू आपको दिखे इस तरह आपने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से जो है ना वो डिवाइड कर देना है। सिंपल इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, v इंटू टी, जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो आपका क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, इट मूव्स थ्रू 1 km, ठीक है, डिस्टेंस उसने दिया हुआ 1 km, km आपको पता 1000 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मीटर, डिस्टेंस को कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100s, vf हमने फाइंड करना है, ठीक है, टाइम उसने हमें दिया है 100s, ठीक है। तो इसमें जो इक्वेशन हमारी अप्लाई होगी ना, हमने फाइंड क्या करना है, vf, ठीक है, इसको हम पुट करेंगे, यहाँ से हम अपनी निकालेंगे vf, लेकिन हमारे पास सब कुछ मौजूद है, हमारे पास a नहीं है, ठीक है। तो a को हम निकालने के लिए जो इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे ना वो है s इज इक्वल, ठीक है, यहाँ पे s को निकालने के लिए हम करेंगे s इज इक्वल वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना निकालेंगे a की वैल्यू, ठीक है, a की वैल्यू निकालने के बाद हम a की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और हमारी इस इक्वेशन से हम अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड है हमारे पास अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना वो हमारी वी आई
वी आई इसने कहा है 10 मीटर पर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर स्क्वायर, एक्सेलरेशन इसकी 0.2 मीटर पर स्क्वायर है। उसके बाद वो कह रहा है फॉर हाफ मिनट, ठीक है, टाइम वो कह रहा है हाफ मिनट है। हाफ मिनट को इसको हम क्या करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 मिनट 30 सेकंड्स, ठीक है। निकालना क्या है, डिस्टेंस s, ठीक है। तो ये निकालने के लिए सिंपल हमारे पास है वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में सारा कुछ पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। सबसे पहले देखें, हमें बात हो रही है कि टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ना वो अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। हमने अभी पीछे अपना फीलिंग बॉडी में डिस्कस किया कि अगर एक ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ आता है तो उसकी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स 10 जो है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो इसको हम वर्टिकली अपवर्ड लेंगे, ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी को क्या है, वी आई है हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि टाइम जो है ना t इज इक्वल टू है 3 सेकेंड, ठीक है। अब वो कह रहा है इसकी आपने हाइट फाइंड करनी है और इसका टोटल टाइम फाइंड करना है, ठीक है। हाउ लॉन्ग इट टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, के ऊपर तो जिस स्पीड से जा रहा है वापस की स्पीड से कितने टाइम में वो जमीन पर वापस आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले h फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी इस इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अपनी जो इक्वेशन यूज करेंगे ना वो हमारी सेकंड इक्वेशन है, s इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। अब हम h को s भी कंसिडर करते हैं और g की जगह हम a की जगह, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन हमने पीछे कहा था कि एक्सेलरेशन को हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाला जिसको हम g से डोनेट करते हैं और s को हम हाइट से डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन होगी h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/t g t स्क्वायर। इस इक्वेशन से आपकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद t निकालना है, टोटल टाइम हमने निकालना है कि, और ये कैसे आएगा कि कितने टाइम से वो वापस जमीन पे वापस आई है हमारी बॉल, वो कह रहा है कि जिस स्पीड से जितने टाइम में ऊपर गई है ना उसी टाइम से नीचे आएगी। तो सिंपल इसका क्या होगा, अब जितने टाइम में वर्टिकली अपवर्ड गई है वो क्या था 3 सेकेंड, प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे कि बॉल मूव्स अपवर्ड, ठीक है, द टाइम टेक बॉल मूव अपवर्ड प्लस टाइम इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द बॉल इन मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो वो कितना होगा, वो भी 3 सेकेंड, तो टाइम आपके पास 6 सेकेंड आएगा, ठीक है। हाइट आपने यहाँ से निकाल लेनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है, विद टाइम 5 सेकेंड्स। अब वो कह रहे हैं जब वो अपनी रेस्ट पे वापस आएगी ना तब उसकी जो वो वेलोसिटी है वो 0 और टाइम है 10 सेकेंड, ठीक है। निकालना क्या है, डिसेलरेशन, डिसेलरेशन निकालनी है और डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस और आपने डिसेलरेशन निकालनी है। अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है ना एक्सेलरेशन यानी कि डिसेलरेशन, इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको यहाँ से निकालेंगे हम, ठीक है। उसके बाद एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एस निकालने के लिए हम थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज करेंगे, इस तरह, ठीक है। इस इक्वेशन से हम, ठीक है, S1 और S हमारा 2 निकाल के उन दोनों को जो है ना हम प्लस कर देंगे। तो S1 निकालने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे S1 इज इक्वल टू VT, ठीक है, S1 इज इक्वल टू VT। यहाँ पे हमारा जो T है ना ये यूज करेंगे, ठीक है, VT, ठीक है, विद दिस, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम अपनी यूज करेंगे S2 निकालने के लिए, हम S2 निकालने के लिए हम अपनी इक्वेशन यूज करेंगे dy स्केल, ठीक है। यहाँ से हम अपना S2 निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपना टाइम 10 सेकेंड यूज करेंगे, ठीक है, दोनों पे इनको हमने यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो भी आएगा आंसर BS का और B2 का, उनको हमने इसमें प्लस करके अपना डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, बस अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेस्ट, ठीक है, तो BI हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन हमारे पास 0.5 मीटर पर स्क्वायर है, स्पीड वो कह रहा है फाइंड करो
किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस उसमें हमें बता दिया कि डिस्टेंस है हमारे पास 100 मीटर। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, स्पीड हमने फाइंड करनी है v। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन यूज होगी 2as = vr² - vi²। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पे हमारी यूज होगी। ठीक है, हमारी है स्पीड को हम शो करेंगे हमारी vr से। ठीक है, इस इक्वेशन से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बाद जो भी आंसर हमारे पास आएगा वो कह रहा है कि इसको आपने कन्वर्ट करना है, इसमें निकालो अपनी स्पीड को किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर स्क्वायर में जाने के लिए हम क्या करते थे, 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है। तो जो भी आंसर आएगा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600 और डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 7 की तरफ चलते हैं। अच्छा, 7 है क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 45 km/h। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, अब हमारे पास वेलोसिटी है 48 km/h। इसको हम कन्वर्ट करेंगे ठीक है, इस तरह इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास आएगा 40/3। अब यहाँ पे वो कह रहा है टाइम उसने दिया हुआ है इन टाइम 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, देन 3 मिनट्स। ठीक है, और वो कह रहा है कि फाइंड करो, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पे टाइम 2 मिनट्स जो है ना, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, 5 से इस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, पहले से हमारे पास वैल्यू होगी। उसके बाद हमने वो कह रहा है कि एस आपने फाइंड आउट करना है। एस फाइंड आउट करने के लिए वो कह रहा है टोटल जो हमारा डिस्टेंस है ना, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, वो हमारा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओ ए बी एंड सी। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है ओ ए बी सी, जो कि इज इक्वल है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये वाली है। ठीक है, और है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स जो है ना, ये हमारी वेलोसिटी है। ठीक है, तो उसके बाद सॉल्व आउट करते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो है ना, हमारे टोटल डिस्टेंस देखिए क्या है 300, और ए से बी तक क्या है हमारा 300, 600 एंड 300 तो प्लस करेंगे, और उसके बाद हमारा जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ना टोटल टाइम जो है ना वो हमारे पास आएगा, टाइम टोटल डिस्टेंस इन टाइम जो है हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो हमारे पास आएगा इसको 940/3। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 600 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस आपका आएगा 600 मीटर। ठीक है, आपका 7। अब हम आगे हम करेंगे हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड 6 सेकंड्स लेटर। टाइम उनका है 6 सेकंड है हमारे पास। ठीक है, और VF जो है वो 0 है। ठीक है, और G जो है वो नेगेटिव आएगा हमारे पास, क्योंकि बॉल जो है वो कह रहा है कि हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न टू द ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। तो वर्टिकली अपवर्ड जा रही है तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जो टाइम इसने बताया है, ये टाइम इसने बताया है कि अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न टू द ग्राउंड।
ये उसने दोनों को बताया, ठीक है। तो हमें पता है कि जितने टाइम में बॉल ऊपर जितने टाइम में ऊपर जाएगी और जिस टाइम में नीचे जाएगी वो दोनों टाइम में इक्वल होते हैं, ठीक है। जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लेगी उतना ही टाइम वो नीचे आने के लिए लेगी। तो उसने टोटल टाइम हमें बताया है वो क्या है 6 सेकेंड। लेकिन यहाँ पे हमने फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। तो यहाँ पे हमने एक उसने बोला मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। यहाँ हम जो कि सिंगल हाइट लेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे टाइम को अज्यूम करेंगे 3 सेकेंड, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लेंगे अपनी वैल्यू BF = VI + GT, ठीक है। यहाँ से जो है हम अपनी वो निकाल लेंगे वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हम अपनी वैल्यू निकाल लेंगे VI की, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ये भी फाइंड करनी है आपने। इसको यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपनी हाइट निकालने के लिए वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम करेंगे यहाँ से हम आपकी हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आगे चलते हैं। हमारे पास है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ द ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 km/h to 46 km/h, ठीक है। यहाँ पे उसने हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 96 km/h, ठीक है। 96 × 3600/1000, ठीक है। सेम इसी तरह BF = इसको हमें km/h से उसमें निकालना है ना मीटर/सेकंड स्क्वायर में। अच्छा, उसके बाद BF उसने हमें दिया हुआ है 48, ठीक है। और क्या दिया हुआ है इन 800 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस है हमारे पास 800 मीटर। इसको करेंगे तो ये आपके पास आएगा 80/3। अच्छा, फाइंड आउट हमें क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है रिटार्डेशन A और डिस्टेंस, ठीक है। रिटार्डेशन और डिस्टेंस जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले A फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, A फाइंड आउट करने के लिए हम अपनी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम A को निकाल लेंगे, उसके बाद A निकालने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारा रिटार्डेशन होगा, ठीक है। अब हम हमारा जो है वो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास हम अपना इनिशियल वेलोसिटी लेंगे 48, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी इनिशियल वेलोसिटी लेंगे 48 जो कि हमारे पास आएगी ये, ठीक है। इसके अलावा हमारा यहाँ पे BF हम लेंगे 0, ठीक है। और A हमारे पास लेंगे जो भी हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। इसको हम पुट कर देंगे इस वैल्यू के अंदर, ठीक है। अगेन ये टर्म हम यूज करेंगे और इसको करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास डिस्टेंस होगा। फर्क हमने क्या किया, दोनों जगह पे सेम इक्वेशन हमने यूज की है, ठीक है। बस यहाँ पे हमने वेलोसिटीज चेंज कर दी है। यहाँ पे वही वेलोसिटी यूज करेंगे जो हमारे पास गिवन है, लेकिन जो हमारे पास डिस्टेंस निकालने के लिए हम अपनी वेलोसिटी जो है वो VF वेलोसिटी 0 लेंगे, लेकिन VI वेलोसिटी हम अपनी ये लेंगे जो यहाँ पे VF है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो सारा क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड है, तो उसकी स्टेटमेंट से रिलेटेड है। वो कह रहा है इन द वर्क प्रॉब्लम फाइंड द टाइम, T हमने निकालना है, ठीक है। और जो सारा हमारे पास डाटा होगा ना वो हम अपने पिछले क्वेश्चन वाला यूज करेंगे, जिसमें हम अपने इनिशियल वेलोसिटी लेंगे 96 km/h, जिसको कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आएगी 80/3, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, ठीक है। और इसके बाद जो है हम यूज करेंगे हमारी एक्सेलरेशन, जो पिछले क्वेश्चन में निकालने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन हम अपनी यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ से जो है ना हम अपना टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 यहाँ पे सोल्व हो गया। अब हम अपना चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, ठीक है।
1, 2 और चैप्टर नंबर 3 मैंने आपके क्वेश्चन वर्क में इंक्लूड किया। अब हम सीधा यहाँ से डायरेक्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले हम वर्क को डिस्कस करेंगे कि वर्क क्या होता है हमारे पास। ठीक है, वर्क हमारे पास होता है कि जब एक फोर्स, ठीक है, किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है और उस फोर्स की वजह से वो जो बॉडी है एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रही है फोर्स की डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं वर्क। ठीक है, सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है कि वर्क इज डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जब फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई हुई तो उस बॉडी ने क्या किया, कोई छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना भी डिस्टेंस, जितने भी अमाउंट ऑफ फोर्स उस पर अप्लाई हुई। ठीक है, और वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो फोर्स के डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, वो हमारे पास वर्क है। ठीक है, तो इस तरह वर्क जो है ना वो हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट है। ठीक है, वर्क हमारे पास जो है ना वो प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि कितना वर्क अप्लाई हुआ है? वो इस तरह की जितनी फोर्स अप्लाई होगी उतना ही बॉडी जो है ना वो डिस्टेंस मूव करेगी, और जितना बॉडी डिस्टेंस मूव करेगी उसका मतलब है उतना ही हमारे पास वर्क डन हुआ है। ठीक है, अब समटाइम्स ऐसा होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में जो है ना वो मूव, एक ही डायरेक्शन में जो है ना सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते। ठीक है, तो फिर वो क्या बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अब एक बॉडी है, ठीक है, इस पर वर्क अप्लाई हो रहा है, इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये फोर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएगी। अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग तो हमारे पास एफ एक्स है, अगर वाई एक्सिस के अलोंग जा रही है तो ये हमारे पास एफ वाई है। ये क्या यहाँ पे करेगी कि यहाँ पे एक एंगल बनाएगी। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। ठीक है, एफ वाई इज इक्वल टू वाई साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास एंगल्स की डायरेक्शन है, ये हमारे पास फोर्स के एंगल्स की डायरेक्शन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये एफ एक्स एस, तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ कोस थीटा एस, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एफ एस कोस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास है हमारा वर्क। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास यूनिट क्या है वर्क का। यूनिट है हमारे पास वर्क का जॉल। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं जे से, रिप्रेजेंट करते हैं जे से। ठीक है, जॉल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क इन वन जॉल, द अमाउंट ऑफ वर्क इन वन जॉल है ना फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। ठीक है, अब जॉल का जो यूनिट है ना, जॉल इज इक्वल टू 1 m इंटू 1 मीटर। यहाँ से आपको जॉल की डेफिनेशन समझ आएगी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क इन वन जॉल, ठीक है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, फोर्स का जो यूनिट है वो 1 न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। ठीक है, जॉल का वर्क का यूनिट है जॉल, एफ का यूनिट है फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है हमारे पास मीटर, इस तरह। ठीक है, जो द अमाउंट ऑफ वर्क इन 1 जॉल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वही डेफिनेशन है जो कि हमारे पास वर्क की डायरेक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास वर्क जो है ना वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन देम। ठीक है, एंगल बिटवीन देम, ये हमारे पास एंगल है। ठीक है, इसके बाद जो है ना वो स्मॉल यूनिट है वर्क का। ठीक है, इसके बिगर यूनिट क्या है कि किलो जॉल। ठीक है, किलो जॉल बिगर यूनिट है, मेगा जॉल, ये वर्क के जो है ना वो बिगर यूनिट्स है। ठीक है, तो इसको किलो का आपको पता है 1000 से हम लिखते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10⁻³ जॉल। मेगा जॉल जो है उसमें 6 मेगा में आपको पता है वो 6 जीरो होते हैं, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10⁻⁶ जॉल। ठीक है, इस तरह भी इनको लिखा जा सकता है। अब आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या है हमारे पास, अ बॉडी पोसेस एनर्जी। ठीक है, इफ इट इज कैपेबल टू डू वर्क। अब जो भी बॉडी है हमारे पास जो वर्क परफॉर्म कर रही है, वो वर्क क्यों परफॉर्म कर रही है, क्योंकि उसके पास एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी होगी तो ही कोई बॉडी कोई भी वर्क प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अगर एनर्जी नहीं होगी तो वर्क जो है ना हमारे पास कोई वर्क हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि एक रनिंग स्ट्रीम में से जो है ना वो वाटर जो है
तो जो वाटर जो है वो रनिंग स्ट्रीम में से जो है ना वो रन कर रहा है, वो मूव कर रहा है, क्योंकि वाटर में ये कैपेबिलिटी है, वाटर में एनर्जी है कि वो रनिंग स्ट्रीम में मूव करे। ठीक है, इस तरह और उस एनर्जी से जो है ना हम क्या करते हैं, उस एनर्जी से हम वाटर मिल्स और वाटर टर्बाइन्स चलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स है। हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी जो है ना वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, अब एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी है ना उसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो एक बॉडी मोशन में वर्क डन, कोई भी एक जो बॉडी है वो वर्क डन अपना कर रही है इन दी स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हवा जो है ना विंड वो मूव कर रही है, मूविंग एयर है, तो विंड के मूव करने की वजह से जो है ना हमारे पास वेरियस जो है ना हमारे वर्क डन हो रही है, जैसे विंड मिल्स जो है ना वो चल रही है। ठीक है, पुशेस सेलिंग बोर्ड्स, ठीक है, बोर्ड्स को जो है ना वो मूव करवा रही है वो एयर। तो ये जो मूविंग एयर है ना ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास अगर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, रनिंग वाटर है, ठीक है, वो टरबाइन्स को चला रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जनरेटर्स को चला पा रहे हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या है, मूविंग बॉडी, ठीक है, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो कोई ना कोई वर्क डन करेगी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, लेकिन जैसे ही काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, यूज हो जाएगी, हमारा वर्क वहीं पर रुक जाएगा। तो वो कह रहा है कि हम एक कंसिडर कर लेते हैं कि एक बॉडी है। ठीक है, वो क्या है, वो बॉडी जिसका मैस, कोई भी मैस है, मैस m, ठीक है, वो एक वेलोसिटी पर मूव कर रही है, वेलोसिटी v है। ठीक है, मैस मूविंग विद मैस m, ठीक है, हैव अ मैस m मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो कुछ वर्क डन करने के बाद स्टॉप कर जाती है एट अ डिस्टेंस s। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है the body possesses kinetic energy is capable to do work against possessing force F until all of its kinetic energy is used up। ठीक है, तो बॉडी जिसका मास m था, ठीक है, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया विद वेलोसिटी v, ठीक है, एट डिस्टेंस s। ठीक है, लेकिन वो बॉडी रुक गई, ठीक है, ड्यू टू सम अपोजिंग फोर्स। ठीक है, किसी भी अपोजिंग फोर्स की वजह से वो वहां पे अपना काम करना रुक गई। तो कह रहा है कि हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी वर्क डन हमारे पास किसके ऊपर है, Fs के। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है हमारी। ठीक है, ये हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Fs। अब यहाँ पे हम इसको हम अपनी इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब यहाँ पे हम अगर Fs की बात करें तो हमने बोला कि जो बॉडी जो है वो फोर्स F से मूव कर रही थी, फोर्स उस पे अप्लाई हो रही थी, ठीक है, वो वेलोसिटी v से मूव कर रही थी और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल उसने किया जो कि हमारे पास डिस्टेंस है s। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हम इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो कंसीडर कर लेते हैं vf कंसीडर कर लेते हैं 0। ठीक है, उसके बाद कहते हैं हमें पता है यहाँ पे Fs की वैल्यू अगर हम ले, ठीक है, तो F हमें पता है, F हमारे पास इक्वल होता है F इज इक्वल टू m मास और एक्सेलरेशन की। अगर हम यहाँ से a निकालें तो ये हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इस चीज को हमने पुट करना है। अगर हम a को पुट करें हमारी थर्ड इक्वेशन के अंदर जो है हमारे पास 2as इज इक्वल टू vs के माइनस vs के, तो वो कह रहे हैं कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, vf का कह हमारे पास क्या था 0 और vi हमारे पास है v स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहे हैं इससे हमारे पास जो हमारी इक्वेशन आएगी ना वो आएगी Fs। हम Fs की बात कर रहे थे, ठीक है, Fs की बात कर रहे थे जिसमें हमने अपनी वेलोसिटीज को ये कंसीडर किया और F हमारे पास ये है। ठीक है, डिस्टेंस को हमने ये कंसीडर किया कि वो किस वेलोसिटी से मूव किया और F हमारे पास इज इक्वल टू
m में था, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे हमारा जो एफ एस है ना, एफ एस को हमने निकाल लिया, इस वैल्यू को इधर है कि हमारे पास बन गया 1/2 mv², ठीक है। ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो चूंकि एफ एस किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के, तो हम ये भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो ये आ गई हमारे पास हमारी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आगे हम चलते हैं, सोल्व करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी थी जो हमारे पास बॉडी की मूवमेंट की वजह से, ठीक है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन की वजह से प्रोसेस में आती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी है जो कि रेस्ट पोजीशन में भी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है ना वो प्रोसेस करती है, ठीक है, ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है हमारे पास, ठीक है, कि एक एप्पल जो है, ठीक है, वो ट्री के साथ, जब तक वो ट्री के साथ लगा हुआ है, ठीक है, वो अपनी वो पोजेस्ड पोजीशन में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अपने ट्री से फॉल करेगा तो उसने कोई ना कोई एनर्जी जो है ना वो परफॉर्म किया, फिर ही वो ट्री से फॉल किया है, ठीक है। इसके साथ ही जो है ना वो आप ये भी कह सकते हैं कि स्टोर वाटर, ठीक है, एक सर्टेन हाइट पे एक वाटर जो है ना वो स्टोर है, ठीक है। तो उसकी वाटर की एक सर्टेन हाइट पर स्टोर होने की जो एबिलिटी है, ठीक है, वो जो है ना वो उसमें कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है जो के बाद में हमारे पास वर्कआउट पे जो है ना हमारे काम आएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल कि एक एरो है, ठीक है, एक बो के अंदर जो है वो एरो जो है ना एक कमान के अंदर वो उसको हमने स्ट्रेच पोजीशन में रखा हुआ है, ठीक है। तो उसकी जो स्ट्रेच पोजीशन है ना वो हमारे पास रेस्ट पोजीशन है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उस एरो को छोड़ेंगे तो उसकी रेस्ट पोजीशन में जितनी भी एनर्जी थी वो उसके एरो के अंदर चली जाएगी, ठीक है। और जब उसको हम अनस्ट्रेच करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो उसकी जो मूवमेंट होगी, उसका जो एक्शन होगा वो हमारे पास हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे उसने जो है ना काइनेटिक एनर्जी में हमने पढ़ा था कि ड्यू टू फोर्स, ठीक है, फोर्स की वजह से जो एनर्जी जो है ना डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेस करती है वो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि मैथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, बॉडी के मैथ के अकॉर्डिंग उसकी सर्टन हाइट पे, ठीक है, उसके वेट के अकॉर्डिंग जो भी पोजीशन है ना, क्योंकि हम रेस्ट की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर उसने कहा है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, फोर्स इनटू हाइट। लेकिन यहाँ पे हम फोर्स का तो जिक्र ही नहीं कर रहे, यहाँ पे हम वेट को लेंगे, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है कि वेट इज इक्वल टू mg, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेट की जगह mgh। ये है हमारे पास हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी, मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ तक मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी तक मैस एनर्जी इक्वेशन से पहले फॉर्म ऑफ एनर्जी से मैस इक्वेशन एनर्जी से पहले इसको आपने अच्छे से रीड आउट करना, ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। इसमें वर्ड टू वर्ड याद करने वाला या इस तरह समझने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने जस्ट इसको सिंपली देखना है, ठीक है, इनके कंसेप्ट क्लियर करना, बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत ईजी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी मैस एनर्जी इक्वेशन की तरफ। हमारे पास मैस एनर्जी इक्वेशन, ठीक है, मैस एनर्जी इक्वेशन है हमारे पास E इज इक्वल टू mc², ठीक है। ये है हमारे पास हमारी मैस एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन को प्रिडिक्ट किया, ठीक है। उसने कहा जी कि मैटर और एनर्जी जो है ना वो इंटरकन्वर्जन है एक दूसरे के, ठीक है। उसके कहने का मतलब ये था कि एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर में भी जो है ना वो बहुत सारी एनर्जी होती है, ठीक है। कोई भी मैटर है चाहे उसकी क्वांटिटी बहुत ही थोड़ी है लेकिन उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और यही जो एनर्जी है ना, और यही सब जो है ना इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर भी जो है ना वो यही सब कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। उसने इस एनर्जी को जो है ना मैस एंड एनर्जी के रिलेशन की वजह से, रिलेशन बिटवीन मैस एंड एनर्जी की वजह से ना उसने इसको प्रिडिक्ट किया, इस इक्वेशन को E इज इक्वल टू mc², ठीक है। यहाँ पे जो c है ना, c है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, E हमारे पास एनर्जी है, m हमारे पास मैस है, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट की जो है ना इसकी जो वैल्यू वो है 3 × 10⁻⁻⁻⁴
10⁸ मीटर पर स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की जो है ना वो वैल्यू है, यही वैल्यू है। इसको ऐसे ही अपने माइंड में बिठा लें, हर जगह जहाँ भी आप सी देखेंगे आपने यही वैल्यू वहां पे पुट करनी है। ठीक है, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की। जो है ना उसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर स्क्वायर। अब चूंकि आंसर ने ये प्रेडिक्ट किया था कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर में भी जो है ना बहुत सारी एनर्जी जो है ना वो होती है उसके अंदर, तो उसने कहा कि ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है E=mc²। ठीक है, इसमें बहुत सारी एनर्जी जो है ना ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है कि मैटर के अंदर बहुत सारी एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो एनर्जी है ना वो बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो है ना वो यूज होती है। ठीक है, तो और वो कह रहा है कि यही जो एनर्जी है ना यही इक्वेशन के प्रोसेस के थ्रू बिल्कुल सेम यही प्रोसेस जो है ना वो हमारे स्टार्स और हमारे सन में भी जो है ना वो लास्ट मिलियन ऑफ ईयर से परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, और वो कह रहा है ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सन्स एनर्जी रीचेस द अर्थ, जिसकी वजह से जो ना बहुत स्मॉल है ना अमाउंट ऑफ है ना वो जो स्मॉल फ्रैक्शन है सन के वो जमीन पे पहुंच पाते हैं। ठीक है, और यही जो स्मॉल फ्रैक्शंस है सन की एनर्जी के यही रिस्पॉन्सिबल है कि जमीन पे जो है ना वो लाइफ मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी व्हाट इज, तो व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी हमारे पास रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम आउटपुट टू टोटल एनर्जी गिवन एज इनपुट। ठीक है, हमारे पास वो एनर्जी, ठीक है, हमें वो एनर्जी रिक्वायर्ड है जो हमने एक आउटपुट में दी। ठीक है, उसके इनपुट को उसके एज अ टोटल एनर्जी, ठीक है, उसके इनपुट निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमने उसके आउटपुट को दी उसकी रेशियो जो है ना उसकी रेशियो फाउंड आउट करने को हम एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, अब एफिशिएंसी क्या? ठीक है, वो कह रहे हैं कि जस्ट लाइक एक मशीन को कोई भी मशीन जो है ना वो वर्क करती कैसे है। ठीक है, हाउ टू गेट वर्क डन बाय अ मशीन। ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी वो भी एक मशीन ही है, वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, कोई भी मशीन है जिसको वर्क डन करते हैं, उसको वर्क डन करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको हम फ्यूल देते हैं। ठीक है, उसको हम एनर्जी देते हैं जिसकी वजह से हम एट द एंड ऑफ रिजल्ट हमें क्या देता है, हमें कोई वर्क प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी को हम क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वर्क डन करने के लिए उसके लिए जो हम अपनी बॉडी को फ्यूल देते हैं वो हमारे पास फूड है। ठीक है, इसीलिए इसी तरह हम किसी ना किसी बॉडी को किसी भी काम को पहले हम उसका इनपुट देंगे, पहले हम उसको उसका फ्यूल देंगे, एनर्जी देंगे, उसके बाद वो हमें हमारा आउटपुट देगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि some form of energy जो है ना जो to machine as input to get useful work done by them as output। ठीक है, हर मशीन को जैसे अभी मैंने बताया चाहे ह्यूमन बॉडी हो या कोई भी मशीन हो उसको आउटपुट देंगे, उसको एनर्जी देंगे तो ही वो हमें कोई ना कोई आउटपुट हमें देगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है ना उसको हम यूज करते हैं पंप वाटर करने के लिए, ब्लो एयर करने के लिए, वॉश क्लॉथ्स करने के लिए, ड्रिल होल्स करने के लिए। इसके लिए क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देती है फिर वो हमारे लिए सब काम परफॉर्म करती है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि कितना अच्छा होना कि अगर एक मशीन की जो आउटपुट है वो उतनी ही निकले जितनी इनपुट हम उससे दे रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोगों ने ऐसा एक जो है ना ऐसी मशीन, ठीक है, और ऐसा वर्क तैयार करने की कोशिश की है कि जितनी उसको इनपुट दी जाए उतना ही वो हमें आउटपुट दे, लेकिन ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। ऐसा कोई भी जो है ना मशीन अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी ऐसा सिस्टम अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता कि जितनी 100% उसको इनपुट दी जाए वो 100% ही हमें आउटपुट दे। हालांकि ये सिस्टम बहुत बेटर होगा कि हम उसको 100% इनपुट दे, 100% उसको फ्यूल या एनर्जी दे और 100% ही वो हमें रिजल्ट दे, आउटपुट दे, लेकिन ऐसा सिस्टम अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इनपुट से आउटपुट पे जाते वक्त जो एनर्जी निकलती है या जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसमें से कोई ना कोई एनर्जी निकलेगी और वो किस फॉर्म में निकलेगी, हीट की एनर्जी, हीट फॉर्म में। ठीक है, हीट फॉर्म में आउट होगी बॉडी में से, रेज हो सकती हैं, ठीक है, केमिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इस फॉर्म में जो है ना वो कोई ना कोई एनर्जी आउट होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस, जिसकी वजह से हमें कभी भी जो है ना हमारी इनपुट की जितनी आउटपुट नहीं मिलती। ठीक है, जितनी इनपुट दें उससे थोड़ी ही हमें आउटपुट मिलती है। ठीक है, अब एनर्जी जो है ना आपकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है एफिशिएंसी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, ठीक है,
जितनी हमें रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, ये हमारे पास एफिशिएंसी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट, जितना हमने फ्यूल बॉडी को दी है, ठीक है, उसको डिवाइड करना है उससे जितनी आउटपुट हमें, जितनी एनर्जी हमें उससे रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो है ना, इसी फॉर्मूले को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसकी परसेंटेज हो जाएगी, परसेंटेज एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास, अगर आपके पास कोई सिस्टम हो कि और आपको कहा जाए कि अपने आपने परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है, तो आपने उस मशीन की, ठीक है, उस वर्ड की, उस सिस्टम की परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना है, आपने ऊपर उसकी आउटपुट रखनी है, नीचे आपने उसकी इनपुट रख के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर आपको परसेंट एफिशिएंसी चाहिए, अगर आपको जस्ट एफिशिएंसी फाउंड करनी है तो आप 100 नहीं लगाएंगे, जस्ट इस फॉर्मूले से उसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे टॉपिक पावर की तरफ। हमारे पास पावर हम किसको कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कि जो वर्क है हमारे पास वो किस रेट पे डन हो रहा है, ठीक है, किस रेट पे हम अपना वर्क जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है कि दो आदमी हैं, ठीक है, उनको एक काम दिया गया और वो दोनों आदमियों ने वो काम परफॉर्म किया, दोनों ने इक्वल काम अपना परफॉर्म किया है। फर्क क्या है कि एक ने जल्दी कर लिया और एक ने थोड़ा लेट किया, ठीक है। अब इनके जो वर्क डन का डेट है ना, इसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए जो क्वांटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, जो हमें बताती है कि एक बंदे ने जो काम है वो अपने टाइम से पहले कर लिया, हालांकि काम उसको भी उतना ही गिवन था, और दूसरे ने काम जो है ना वो अपने टाइम पे कंप्लीट किया, दोनों का वर्क इक्वल था, लेकिन एक ने जल्दी कर लिया, एक ने लेट कर लिया। तो जो क्वांटिटी हमें बताएगी कि उनका वर्क डन का डेट क्या है, उन दोनों का चेंज क्या था आपस में, वो क्वांटिटी हमारे पास पावर, ठीक है। अब पावर जो है ना, पावर का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास P इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है, कि कितने टाइम में किया है, ठीक है, कि कितने टाइम में जो है ना हमारे पास वर्क किया है, वर्क डन कितने टाइम में हुआ है। अब पावर जो है ना ये है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, जैसे हमारे पास वर्क था स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, उसी तरह पावर भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो है वाट, ठीक है। वाट को जो है ना, उसको जो है ना हम, उसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है ना वो जूल पर सेकंड है, ठीक है, 1 जूल पर सेकंड। अब वाट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ अ बॉडी, द पावर ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इन 1 watt if it does work at the rate of 1 joule per second, ठीक है। एक बॉडी के ऊपर 1 watt का जो वर्क डन है, ठीक है, उसको एट द रेट ऑफ 1 joule per second पे जो है ना परफॉर्म करना, वो हमारे पास वाट की डेफिनेशन है, ठीक है। अब वाट जो ये वाट का स्मॉलर यूनिट है, वाट के हायर यूनिट जो है ना हमारे पास वो है किलोवाट, मेगावाट, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने जूल का जो है ना वो यूनिट हमें फाइंड आउट था, ठीक है। मेगा में आपको पता है 6 जीरो होते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ वॉट और ये हो जाएगा 10⁻³ वॉट। ये हमारे पास पावर था, ठीक है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की एक नजर देख लेते हैं। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के, यही 2-4 फॉर्मूलाज हैं जो आपको आने चाहिए। एफिशिएंसी है, पावर है, वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, यही पता होना चाहिए आपको, और आपको सब न्यूमेरिकल्स ना सोल्व कर। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के। न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हमारे पास। अ मैन हैज पुल्ड अ कार थ्रू 35 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे उसने डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 35 मीटर। आगे वो कह रहा है अप्लाइंग अ फोर्स उसने दी है 300
वर्क को कह रहा है फाइंड करें, तो वर्क डन करने का फॉर्मूला आपको सिंपल पता है, W इज इक्वल टू FS। इसको करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड है हमारे पास अ ब्लॉक वेटिंग, वेट क्या उसने दिया हुआ है 20 न्यूटन, इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, हाइट उसने दी हुई है 6 मीटर। कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का आपको फॉर्मूला पता है mgh, ठीक है। तो g हमें पता है, वर्टिकली अपवर्ड करेंगे तो g है हमारे पास 10, ठीक है, h हमारे पास 6 है, m हमारे पास क्या है वेट, ठीक है। वेट को भी जो है ना हम m को जो है ना w कंसीडर करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। सिंपल ये वाला फॉर्मूला आपको पुट करना है। मैथ जो है वो वेट के इक्वल होता है, ठीक है। जहाँ पे अगर हमें मैथ ना गिवन हो वेट गिवन है तो हम m की वैल्यू ही पुट करेंगे। कार गोइंग 12, वेट है 12 किलो न्यूटन है, स्पीड ऑफ 20 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड क्या करना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमारे पास m नहीं है, तो m को फाइंड आउट करने के हमें पता है वेट इज इक्वल टू mg होता है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू w/g। यहाँ से वेट निकालेंगे, वेट की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट करके काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। यहाँ पे आपने मैथ की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देनी है। अच्छा, उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये देखना 12K है ना, तो आपने इसको इस तरह करना है, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ से अब आपने W की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, नीचे ग्राम की वैल्यू, G की वैल्यू पुट करनी है जो कि 10 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से M की वैल्यू आपने निकालने के बाद यहाँ पे आपके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला पुट कर देनी है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मेडिकल नंबर 4 वो कह रहा है 500 ग्राम, मैथ उसने दिया हुआ है 500 ग्राम, ठीक है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.5 kg। अच्छा, वेलोसिटी उसने दी हुई है 15 मीटर पर स्क्वायर। कह रहा है अब 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी ऑफ 15 ms स्क्वायर। थ्रोन अप तो ये है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ही है क्योंकि ये ऊपर जा रही है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। फाइंड आउट क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला mv², दोनों गिवन है mv²। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए वो कह रहा है होता है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तो हो गया mgh, ठीक है, या इसकी जगह आप पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, अभी लिखे रहते हैं mgh। काइनेटिक एनर्जी वगैरह लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास 1/2 ये है हमारे पास हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे जो Vf है ना वो 0 आएगी, Vi जो है यहाँ पे 15 डालेंगे, ये Vi है, ठीक है। बाकी मैथ्स आप लोगों को गिवन है 1/2 करके माइनस यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी आपके पास वो इज इक्वल होगी mgh के, और हमें पता है कि mgh इज इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूले से हमारी आपके पास निकलेगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल होगा, इसकी वजह जब आप वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 m 0.5 Vf का 0 आएगा माइनस 1/2 m 0.5 मल्टीप्लाई बाय Vi 15, ठीक है। इसको सोल्व आउट करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका mg के इक्वल होगा। mg इक्वल किसको होता है, पोटेंशियल एनर्जी को, तो आपके पास हमसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हमारे पास 5 न्यूमेरिकल ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई, हाइट है हमारे पास 6 मीटर, ठीक है, फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर स्क्वायर,
फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। द मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड दिस बाईसाइकिल, मास है 40 kg। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालनी है, 1/2 mv², m भी है v भी है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है, mgh, m भी है h भी है, g आपको पता है 10। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये दोनों फॉर्मूला से आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 6, अ मोटर बोट मूव्स एट द स्टेडी स्पीड ऑफ v इज इक्वल टू 4 मीटर पर स्क्वायर, वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन। फोर्स है हमारे पास 4000 न्यूटन। कैलकुलेट क्या करना है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप हमारी इसकी जो है ना वो पावर फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। हमारे पास अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद द फोर्स ऑफ 400 न्यूटन, ठीक है, थ्रू 50 m in 60 सेकेंड। फाइंड आउट क्या करना है, पावर। पावर का फॉर्मूला आपको पता है, W किसके इक्वल होता है, S डिवाइडेड बाय T। S की जगह हम V भी यूज करते हैं, ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस को कंसीडर करने के लिए। तो जो पिछले फॉर्मूले में हमने यूज किया P इज इक्वल टू F, वो यही से था। अच्छा जी, यहाँ पे अब आप लोग क्या करेंगे, F भी है, S भी है, T है, यहाँ से आपका पावर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। A 50 kg man, mass है हमारे पास 50 kg, move to 25 steps up in 20 seconds, time है 20 seconds, find its power, if each step is 60 centimeter height। हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 and 16, ठीक है। इसके जो स्टेप्स है ना इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसके स्टेप्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 400 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारे पास 4 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया हाइट। उसके बाद पावर उसने क्या निकाले, पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब W को हम mgh भी लिखते हैं, m भी है, g आपको पता है 10 है, h आपको पता है, t भी आपको पता है। यहाँ से आपके पास पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। फिर हमारे पास कैलकुलेट द पावर, फिर से पावर फाइंड करनी है, ठीक है। मास है 200 kg, हाइट है 6 मीटर, टाइम है हमारे पास 10 सेकंड्स, ठीक है। तो पावर फाइंड करने के लिए सेम जो है ना ये फॉर्मूला यूज होगा। m भी है, g हमें पता है, h भी गिवन है, t यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे भी हम यहाँ इस फॉर्मूले से हमारी पावर फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 HP, 1 HP हमें पता है 746 की इक्वल होता है, ठीक है, 746 वोल्ट। ये है हमारे पास पावर, ठीक है। द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स, मिनट्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600 सेकंड्स। द टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स, 800 लीटर्स कैपेसिटी को हम B से डोनेट करेंगे। उसके बाद हाइट है हमारे पास 1.5 मीटर। अब वो कह रहे हैं फाइंड द एक्चुअल वर्क डन एंड एफिशिएंसी। देखते हैं इनको कैसे फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला P इज इक्वल टू W/T, यहाँ से W को ले आएंगे, P को मल्टीप्लाई करेंगे T से, दोनों हमारे पास गिवन है तो यहाँ से हमारे पास हमारा वर्क डन आ जाएगा। अब एफिशिएंसी की बात करें तो आप वैल्यूज पुट करेंगे, P की वैल्यू पुट की, ठीक है, टाइम की इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ये हमारे पास वर्क डन है, वर्क डन के साथ साथ ये हमारी इनपुट भी है, ठीक है, ये हमारी इनपुट भी है, ठीक है, क्योंकि वर्क डन जो है वो हमारा इनपुट के इक्वल होता है, ठीक है। तो 447 वोल्ट, ठीक है, ये हमारा जो है ये हमारा इनपुट भी है, जवाब आएगा वर्क का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद हम अब एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। इनपुट तो हमारे पास है लेकिन आउटपुट निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आउटपुट होना जरूरी है, ठीक है। तो आउटपुट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें पता है
अगर 1 लीटर है हमारे पास, 1 लीटर इक्वल होता है 1 kg के, तो अगर हमारे पास 800 लीटर है तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये 800 kg है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है mgh, ठीक है। m हमारे पास गिवन है, m हमारे पास क्या है 800, g भी हमें पता है और h है हमारे पास 1.5। तो आंसर हमारे पास आएगा 120,000 जूल, ठीक है। ठीक है, तो एफिशिएंसी अब हम फाइंड आउट करेंगे। एफिशिएंसी आपको पता है हम करते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100। तो आउटपुट है हमारे पास दिस, इनपुट है हमारे पास दिस, तो आंसर हमारे पास आएगा 26.8% जो है ना वो हमारी एफिशिएंसी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट, ठीक है। अब आपने इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, और इसको जितना हो सके उतनी ही न्यूमेरिकल्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो इक्वेशंस है उनको सोल्व करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।